वक्फ बोर्ड हो गया खत्म, आपस में भिड़ गए मौलाना, फूट फूट कर रोए इमरान मसूद, संसद में विपक्ष की पिटाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। पिछले कुछ महीनों से वक्फ पर मचा गदर थमता नहीं दिख रहा है। वक्फ बोर्ड के खात्मे के साथ ही मौलाना गैंग सड़कों पर उतर आया है। ओवैसी, इमरान मसूद और सपा के सांसदों ने संसद में जमकर बवाल काटा। लेकिन कहते हैं ना, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ यही हाल 24 मुस्लिम सांसदों का है जो संसद में रोने लगे। खासतौर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तो अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को नहीं रोक पाए। वक्फ बिल के पेश होते ही उन्होंने कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। अब इमरान मसूद जैसे तमाम मुस्लिम ठेकेदारों को वक्फ की पाई पाई का हिसाब देना होगा। मुट्ठी भर मुसलमानों ने हजारों करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था। अब ये जमीनें वापस ली जाएंगी, जिससे इन मुस्लिम सांसदों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वक्फ बिल पर रोने लगे इमरान मसूद। लोकसभा में बुधवार को वक्फ बिल पेश हुआ। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बताया कि वो कौन सा एक क्लोज है जिसको वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं और वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 का हवाला देते हुए बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा क्लोज 2A और 37E खतरनाक है, क्योंकि यूपी में वक्फ की संपत्ति को जबरन सरकारी घोषित किया गया है। इससे विवाद और बढ़ेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, जिस क्लोज की वजह से सरकार समाधान की बात कर रही है, दरअसल सबसे ज्यादा खतरनाक यही क्लोज है। साथ ही जेपीसी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेपीसी में 22 में से 12 सदस्य गैर मुस्लिम थे, जिन्हें वक्फ के बारे में कुछ पता नहीं था। कौन से क्लोज को कहा खतरनाक? वक्फ संशोधन बिल 2025 की धारा 2A के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि इस संशोधन विधेयक के प्रावधान संशोधन अधिनियम के पूर्व और उसके बाद गठित ऐसे किसी ट्रस्ट पर लागू नहीं होंगे जो किसी मुसलमान ने जनहित के मकसद से बनाए हैं। अधिनियम की धारा 37E के तहत इस तरह का एक अपवाद यहाँ पर प्रविधानित किया गया है और वक्फ संशोधन बिल 2025 के पहले संपत्ति के रूप में जो भी संपत्तियां हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं, वो वक्फ संपत्ति ही रहेगी अगर उनके विषय कोई विवाद ना हो और वो सरकारी संपत्ति ना हो। ये भी है। इमरान मसूद ने क्लोज 3 और सब क्लोज 7E के बारे में कहा कि यह खतरनाक है, क्योंकि इस क्लोज में कहा गया है कि जो संपत्ति जिस पर कोई विवाद ना हो और वो सरकारी संपत्ति ना हो, वो वक्फ की ही रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के करीब 14,500 हेक्टेयर जमीन जो वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसमें से 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी जमीन घोषित कर दी है। यह आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। यानी इस क्लोज के मुताबिक या नए बनने वाले कानून के मुताबिक अब यह सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज होगी, वक्फ की नहीं होगी। और इसी पर ऐतराज जताया है कांग्रेस सांसद ने। कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा, देखिए हम लोग चर्चा करने के लिए भी तैयार, लेकिन मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूं जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनसे कुछ नहीं छीना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो या सरकारी हिस्सेदारी हो या फिर जिस पे कंट्रोवर्सी हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा, जब तक डेजिग्नेटर ऑफिसर उसकी जांच ना कर ले। उत्तर प्रदेश सरकार वहां के करीब 14,000 हेक्टेयर जमीन जो वक्फ के नाम रजिस्टर थी, उसमें से भी 11,500 हेक्टेयर जमीन सरकारी संपत्ति घोषित कर चुकी है, जिसके अंदर मस्जिदें, ईदगाह, 400-500 साल मस्जिदें भी शामिल हैं। उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और अब ये कंट्रोवर्सी चली जाएगी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास और अब वो इस पर फैसला कब लेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा, यह पूरी तरह से संविधान की धारा 14, 16 और 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरह से मजाक करने का काम किया गया है। सब कुछ हमने बोलकर नहीं बल्कि गिनाया है, बल्कि लिखकर गिनाया है। इन्होंने ड्राफ्ट किया, वक्फ मुसलमान का है और ये एक धार्मिक कृत्य है। वक्फ को ये लोग समझते भी नहीं हैं। इमरान मसूद जब वक्फ बिल के क्लोज में गलतियां गिना रहे हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमानों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कई ऐसी मुस्लिम तंजीमें हैं जो वक्फ बिल का समर्थन कर रही हैं। इनमें से ही एक है अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन के उत्तराधिकारी और ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ संशोधन बिल 2024 की हिमायत करते हुए बिल को मुसलमानों के हित में माना। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन से वक्फ की संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी, वह वक्फ
में जो भ्रष्टाचार है वो भी रुकेगा। चिश्ती ने कहा कि वक्फ का विरोध कर रहे लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें मुसलमानों के जज्बातों को भड़काना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और ओवैसी के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजेंगे। दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी और ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि वक्फ में संशोधन हो, इसको लेकर काफी लोगों को इंतजार था। वक्फ संशोधन बिल 2024 बेहतर बिल होगा और मुसलमान और वक्फ की संपत्तियों के हित में होगा। इसके अलावा इसमें पारदर्शिता भी आएगी। वहीं वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए ये बिल होगा। वक्फ की आड़ में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। उम्मीद है कि पार्लियामेंट में बिल को लेकर अच्छी बहस होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र का हिस्सा है। जो भी विरोध कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से करें, ये उनका अधिकार है। लेकिन बिल के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि दरगाहें, मस्जिदें और इमाम बाड़े छिन जाएंगे। ये सरासर गलत है। विरोध कर रहे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्फ में सरकार दखल और बढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि साल 1994 में जब एक्ट बना और समय समय पर इसमें बदलाव हुआ, वक्फ में सरकार का दखल रहेगा। सरकार ही राजनीतिक नियुक्तियां भी करती है। वक्फ का अध्यक्ष भी सरकार की तरफ से बनाया जाता है। CEO भी सरकार का मुलाजिम होता है और ये भी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें वक्फ में कोई दखल नहीं है। वक्फ शरीयत का मसला है। वक्फ की संपत्तियों का किस तरह से प्रबंधन हो और उसके इंतजाम कैसे हो, इसके लिए पूरा एक सिस्टम है और जिसके तहत वक्फ बोर्ड आया है और ये वक्फ की मैनेजमेंट बॉडी है जिसमें संशोधन हो रहा है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि सांसद ओवैसी और इमरान मसूद उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे सरकारी मुलाजिम कहा जा रहा है, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सरकार मुझे 2 करोड़ रुपए वेतन दे रही है। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो इस बात को साबित करें। सांसद ओवैसी और इमरान मसूद को मानहानि का नोटिस भेजूंगा। दोनों ही कौम को गुमराह कर रहे हैं, वो उनके बारे में ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो चिश्ती का जिस तरह से बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ वो नोटिस भी जारी करेंगे, जिससे ओवैसी और इमरान मसूद जैसे सांसदों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, जो पहले ही अपनी छाती पीट रहे हैं और बिलबिला रहे हैं कि ये बिल किसी भी तरह से रुक जाए। वो नहीं होने वाला है। लेकिन इस दौरान उनके खिलाफ खुद मुस्लिम मौलाना जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, जिससे इनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी और वक्फ बिल को नाकामी पर पर्दा डालने वाला करार दिया। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही, ये भी कहा। रातों रात नोटबंदी का फैसला लिया गया। नोटबंदी की नाकामी पर भी चर्चा जरूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वक्फ बिल मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल के पीछे ना नीति सही है और ना नियत सही है। बीजेपी ध्रुवीकरण का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी मुस्लिम भाईचारे को बांटना चाहती है। बीजेपी को अपने वोट बैंक में गिरावट की चिंता है। अखिलेश यादव ने कहा कि चीन के कब्जे वाली जमीन ज्यादा बड़ा मुद्दा है। चीन ने जिस जमीन पर गांव बसाए हैं वो बड़ा मुद्दा है। रेलवे की जमीनों को बेचा जा रहा है। रेलवे हो या डिफेंस, सारी जमीनें भारत की हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है तब अपनी नाकामी छिपाती है। महाकुंभ में कितने हिंदू मारे गए, इस पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है। महाकुंभ में आस्था सबकी है, कोई पहली बार कुंभ नहीं हो रहा था। बीजेपी ने ऐसा प्रचार किया कि 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा है। सरकार का दावा था कि हमारी तैयारी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की है। महाकुंभ में 30 श्रद्धालु मारे गए और 1000 लापता हैं। सरकार जान गंवाने वालों के नाम बताए। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ हमारे लिए कारोबार का जरिया नहीं है। महाकुंभ की मौतों पर पर्दा डालने की ये कोशिश की जा रही है। और इसी दौरान अखिलेश ने कहा कि मुझे ईद के कार्यक्रमों में जाने से रोका गया। देश मिली जुली संस्कृति से बना है। अखिलेश की टिप्पणी पर अमित शाह का करारा जवाब। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक कटाक्ष भी किया और उन्होंने कहा, जो पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है वो अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ परिवार के लोग ही करेंगे। हमें 12-13 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है, इसलिए इसमें समय लगता है। आपके मामले में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बनाया है या किसी और विभाग ने बनाया है, जिस पर और ये बिल कहां से आया है।
देश में अल्पसंख्यकों की हालत ऐसी हो गई कि आज सरकार को उनके धर्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्या वह दूसरे धर्मों से प्रमाण पत्र मांगेंगे कि आपने 5 साल पूरे किए हैं या नहीं? इस बिल में ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? सरकार धर्म के इस मामले में क्यों दखल दे रही है? ये कांग्रेस के सवाल थे। यानी वो कांग्रेस जो इस बिल का विरोध कर रही है, और खुद राहुल गांधी संसद से गायब थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब अखिलेश यादव लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने वक्फ बिल पर चर्चा ज़्यादा ना करके सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, महाकुंभ जैसे मुद्दों को उठाया, जबकि चर्चा हो रही थी वक्फ बिल पर। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो वक्त था वो बाकी के मुद्दों को दिया गया, और वक्फ बिल पर उन्होंने गिनी चुनी सिर्फ 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश है, यानी कि वक्फ बिल पर मुसलमानों की बात नहीं सुनी गई, जिनको लेकर ये बिल लाया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर विपक्षी भटका हुआ और पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया। और इधर जिस तरह से मुस्लिम सांसदों के खिलाफ एक्शन की बात की जा रही है, उनके खिलाफ नोटिस की बात की जा रही है, उससे समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इन सांसदों की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।